प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है VVBBC चैनल। आज हम करेंगे कविता नंबर 2, जिसको लिखा है आलोक धनवा ने। कविता का नाम है पतंग। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। तो इनका जो संग्रह है उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर बादों के बाद के सर्द की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? इससे जुड़े हुए प्रश्न देखें। प्रश्न आएगा, पतंग कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताएंगे आलोक धनवा के द्वारा। किस संग्रह से लिए गई है? दुनिया रोज बनती है। तो बताना है कि ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, पतंग कविता कौन सा भाग है? तो बताना है तीसरा भाग है। जो ये पतंग कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक में ली गई है, ये तीसरा भाग है, लंबी कविता का तीसरा भाग। अगला है, पतंग कविता कैसी कविता है? तो बताएंगे बिंब प्रधान कविता है। कैसी कविता है? बिंब प्रधान कविता है। पतंग कविता में किसके बारे में बताया गया है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। बच्चे और जो ये पतंग कविता है इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है, जैसे पतंग रंगीन होती है ठीक वैसे ही बच्चों के सपने भी जो है रंगीन होते हैं। सपनों की दुनिया भी बड़ी सुंदर होती है जिसको वो जो है जीना चाहते हैं। अब हम करेंगे आलोक धनवा का जीवन परिचय। इनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली इनको। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। सम्मान मिले हैं, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। तो यहाँ से प्रश्न आएंगे। पहला तो यही होगा कि जन्म कहाँ हुआ? तो बताना है मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। कब हुआ? 1948 में इनका जन्म हुआ। प्रश्न आएगा, पहली कविता कौन सी है इनकी? तो बताना है जनता का आदमी। जनता का आदमी पहली कविता है। कब प्रकाशित हुई? 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद अगला प्रश्न आ सकता है कि आलोक धनवा ने जो है कौन से दशक में कविता लिखनी शुरू की, या किस दशक में जो है कविता लिखते थे? 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में कविताएं लिखनी शुरू की और उन कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। तो इन्होंने 7वें 8वें दशक में जो है लिखना शुरू किया था। 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं अनेक हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद हैं। 1972-73 में जो है इनकी कविताएं प्रकाशित हुई थी जो हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही हैं। सन 72 से लेखन आरंभ किया इन्होंने। 1972 से जो है इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया था और उनका पहला और अब तक का जो है एक ही मात्र काव्य संग्रह है जो 98 में प्रकाशित हुआ। उसका नाम है दुनिया रोज बनती है।
दुनिया रोज बनती है ये एक ऐसा काव्य संग्रह है जो 1972 में प्रकाशित 1998 में प्रकाशित हुआ और 72 से इन्होंने लिखना आरंभ किया था। 1972 से इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया था और 1998 में जो है इनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है प्रकाशित हुआ। अब हम करते हैं कविता की व्याख्या। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसकी व्याख्या देखें। इसमें कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारी गई, जो सबसे ज्यादा तेज बारिश आती है वो महीना भादों का महीना होता है, जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है, वो महीना जो है अब समाप्त हो गया है। सबसे तेज बारिश का जो महीना है जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है, जिसका नाम भादों का महीना है, वो अब जा चुका है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कहता है कि भादों के महीने के बाद जो सवेरा हुआ है वो एक नया सवेरा है और उसकी जो खूबसूरती ये है कि वह खरगोश की आंखों के समान लाल भूरे रंग का सवेरा है। लाल भूरे रंग का सवेरा है। ये जो शरतकालीन जो सवेरा है बहुत ही कोमल है, मुलायम है और सुहाना जो है सवेरा हो गया है। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, और जो सर्द ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आ गई है। सर्द ऋतु पुलों को पार करते हुए आ गई है। कहने का आशय है कि सर्द ऋतु जो है शुरू हो चुकी है। चारों ओर उमंग और उत्साह का वातावरण फैल गया है। सर्द पुलों को पार करते हुए आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकदार साइकिल को तेजी से चलाते हुए आ गई है। और कहने का आशय है कि जैसे ही सर्द ऋतु आरंभ होती है तो बच्चे भी जो है अपनी साइकिलों पर सवार होकर घरों से बाहर पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और वो जो है घंटी जोर जोर से बजाते हैं पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो घंटियां इसलिए बजाते हैं ताकि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को जो है घर से बाहर बुला सकें। चमकीले इशारों से, अपने चमकदार इशारों से जो है वो बुलाते हैं। चमकदार इशारे होता है संकेत। चमत्कार इशारों या संकेतों से जो है वो घंटी बजा करके पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को जो है बुलाते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वो अपने चमकदार इशारों के माध्यम से उनको बुला रहे होते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं ताकि घर से बाहर निकलकर वो जो है खुले मैदानों में पतंग उड़ा सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और जो आसमान जो है वो इतना मुलायम हो जाता है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो पतंग उड़ाने में, किसी प्रकार की कोई जो है उनको मुसीबत का सामना ना करना पड़े, कि पतंग ऊपर उठ सके। और ये जो सर्द रूपी बालक है, यहाँ पे सर्द ऋतु को जो है एक बच्चे के समान बताया गया है। वो आकाश को इतना मुलायम और इतना सुहाना बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग जो है आसमान की ऊंचाइयों को छू सके, आसमान की ऊंचाइयों का स्पर्श कर सके, और पतंग जो है हवा के साथ ऊपर उठ सके। ये जो हल्की और रंगीन चीज होती है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जिसे पतंग कहा गया है, वो जो है आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। सबसे पतला कागज जो पतंग में प्रयोग किया जाता है, दुनिया का सबसे पतला कागज जो पतंग में प्रयोग किया जा सकता है, वो
उड़ करके आसमान की ऊंचाइयों को छू के बांस की सबसे पतली कमानी जो पतंग में इस्तेमाल की जाती है वो आकाश की ऊंचाइयों को छू सके, इसलिए जो है शरद ऋतु ने या शरद रूपी बालक ने उस आसमान को इतना सुंदर बनाया है, इतना उज्जवल बनाया है, कोमल बनाया है कि शुरू उसके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कभी कहता है कि जब आकाश में उड़ने वाली जो पतंग है वो और ज्यादा ऊंचाइयों को छूती है, और ज्यादा आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, सीटियां मारते हैं, किलकारियां मारते हैं, और उसके कारण आसमान में जो है एक अलग प्रकार की ध्वनि या खुशी का माहौल जो है चारों तरफ छा जाता है, और बच्चों की जो ये कोमल भावनाएं हैं वो जो है व्यक्त होती हैं। तब ऐसा लगता है मानो रंगीन पतंगों के सहारे या रंग बिरंगी कोमल उड़ती हुई पतंगों के माध्यम से बच्चों की जो ये सपनों की दुनिया है, रंगीन तितलियों की तरह जो नाजुक दुनिया है वो जो है शुरू हो गई है, या वो जो दुनिया है आसमान में उड़ रही है। कहने का आशय यह है कि रंग बिरंगी पतंगों के माध्यम से बच्चे जो है तितलियों के समान अपनी जो कोमल दुनिया है उसको जो है साकार होता देख रहे होते हैं, अपने रंगीन सपनों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आसमान में उड़ती हुई जो ये पतंगे हैं बच्चों की तितलियों के समान रंगीन नाजुक दुनिया साकार होती नजर आती है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न देखें। पहला प्रश्न तो यही है कि कविता का और कवि का नाम बताइए, तो हम बताएंगे कविता का नाम पतंग है और कवि का नाम है आलोक धनवा। कवि का नाम है आलोक धनवा। अगला प्रश्न यहीं से आएगा, कवि ने शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, जो है ना शरद का आगमन है कैसे दिखाया है, तो बताएंगे शरद ऋतु का आगमन बच्चों में एक नवीन उत्साह और उमंग भर देता है। जब शरद ऋतु आती है तो बच्चों में क्या होता है, एक नया उत्साह और उमंग जो है भर देता है। इस ऋतु में चारों ओर चहल पहल बढ़ जाती है। बच्चे साइकिलों पर सवार होकर घर से बाहर घंटियां बजाते हुए एक दूसरे को इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं, पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, यानी पतंग की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो देखिए पतंग रंग बिरंगे तथा पतले कागज से बनी होती है। पतंग जो है रंग बिरंगे पतले कागज से बनी होती है, यानी कि रंगीन होती है और पतले कागज से बनी होती है। अगला आएगा, पतंग के अंदर बांस की सबसे पतली कमानी का प्रयोग किया जाता है। पतंग के अंदर बांस की सबसे पतली कमानी लगी होती है और वे सुंदर तितलियों के समान आकाश में उड़ती हैं। पतंगे जो हैं आसमान में तितलियों के समान जो है उड़ती नजर आती हैं, उड़ती दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु के आने पर बच्चे क्या क्या क्रियाएं करते हैं या किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा, शरद के आते ही चारों ओर बच्चों की चहल पहल हो जाती है, यानी बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। चारों ओर बच्चों की चहल पहल हो जाती है। वे खेल कूद करते हैं और नई नई साइकिलों पर सवार होकर घंटियां बजाते हैं। नई नई साइकिलों पर सवार होकर घंटियां बजाते हैं। पतंग उड़ाते समय किलकारियां मारते हैं तथा सीटियां बजाते हैं। किलकारियां मारते हैं तथा सीटियां बजाते हैं। इस ऋतु में बच्चों को आकाश बड़ा ही कोमल और सुंदर लगता है। कैसा लगता है? बड़ा ही कोमल और सुंदर लगता है। अगला प्रश्न है, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है? तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो बताना है
तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का अभिप्राय है रंगीन पतंगों का आकर्षक संसार। रंगीन पतंगों का आकर्षक संसार। रंगीन पतंगे कोमल आकाश में तितलियों की तरह मंडराती हैं और हवा में लहराती हैं। रंगीन पतंगे कोमल आकाश में तितलियों की तरह मंडराती हैं और हवा में लहराती हैं। तितलियां जो होती है ना वो रंगीन होती हैं और वो उड़ती हुई अच्छी लगती हैं। ठीक वैसे ही जो है रंगीन पतंगे कोमल आकाश में तितलियों के समान मंडराती हैं और हवा में लहराती हैं। इन प्रश्नों के अलावा अलंकार पूछे जाते हैं तो हम यहाँ से याद रखेंगे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। और इस पूरे पहरे में जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे सर्दाया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, तो सर्द ऋतु के बच्चे के समान बताया गया है जो साइकिल चलाते हुए अनेक पुलों को पार करते हुए आ गया है। इसके बाद अगला जो है अलंकार होगा जोर जोर से। जोर जोर से में क्या है? जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या है? जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है जोर जोर से शब्द में। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ इसमें कई बार छंद पूछ लेता है तो हमें बताना मुक्त छंद है। कौन सा छंद है? इस पद्यांश में मुक्त छंद है। ऐसे ही जो पहले कविता आई थी हरिवंश राय बच्चन की, उसमें भी जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद है? मुक्त छंद का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पतंग कविता की व्याख्या और जीवन परिचय। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक इसको अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।